प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का ट्रांसफार्मर वाला प्रश्न। यह ट्रांसफार्मर का जो प्रश्न होता है यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें ट्रांसफार्मर क्या है और इसके बाद फिर इसके सिद्धांत और रचना और कार्यविधि के बारे में पूछता है। तो देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहली चीज़ है कि ट्रांसफार्मर के बारे में। बच्चों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थोड़ा इसमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे, ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर जो है वह विद्युत का एक ऐसा साधन है, यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या अधिक किया जाता है। यानी वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता का मतलब आप सीधे ये समझिए कि जिससे कि वोल्टेज को कम किया जा सकता है और अधिक किया जा सकता है। कम किया जा सकता है और अधिक मतलब बढ़ाया भी जा सकता है। यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम वोल्टेज को क्या करते हैं, कम भी कर सकते हैं और अधिक भी कर सकते हैं। सिद्धांत क्या है, यह किस सिद्धांत पर काम करता है। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, न कि दिष्ट धारा के साथ। यानी प्रत्यावर्ती धारा यानी केवल एसी करंट के साथ ही, यह एसी के साथ ही काम करेगा, डीसी के साथ नहीं करता है। ये बात है। अब देखिए, ये मैंने एक छोटा सा ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है। इस ट्रांसफार्मर में आप देख रहे हैं कि ये प्लेटें लगी हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर एक प्लेट चिपकाई हुई हैं, बारी बारी से कई प्लेटें चिपकाई हुई हैं और इसमें तार लपेटे गए हैं। एक तरफ इधर जिन तारों की संख्या को एनपी कहते हैं, जो प्राथमिक कुंडली कहेंगे, इसे प्राथमिक कुंडली में तारों की संख्या एनपी कहेंगे, और द्वितीय कुंडली में तारों की संख्या इसे एनएस कहते हैं। पी का मतलब प्राइमरी मतलब प्राथमिक और एस का मतलब सेकेंडरी यानी द्वितीयक। अब इसमें देखिए, आपको बता दें कि ये जो आपका ये है, ये इसमें बात अभी किया गया है कि ये अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी यहाँ से जो है यह इससे जुड़ा नहीं रहेगा, यह इसमें एसी और किस धारा पर काम करता है, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी पर कार्य करता है। दिष्ट धारा यानी डीसी पर नहीं करता है। तो एसी करंट इधर से जो ही आएगा तो उसके हिसाब से इसमें करंट फ्लो होगा। जब इसमें करंट फ्लो होगा प्राथमिक कुंडली में, तो तारों की संख्या, जो तारों की संख्या है, फेरों की संख्या जो इसमें है, ये निर्भर करेगा इधर कि इधर द्वितीय कुंडली में यानी प्रेरण होगा और अन्योन्य प्रेरण के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये करंट इधर फ्लो होगा। यानी इसके कारण देखिए, ट्रांसफार्मर के बारे में सबसे पहले जान लिया जाए कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। तो यह देखिए, आपको बता दें कि यह कार्य किस पर करता है। पहले ये बता दें कि कार्य के आधार पर, यानी कि ट्रांसफार्मर के काम के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है और एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर भी आप और अपचाई ट्रांसफार्मर बहुत आसानी से जान सकते हैं। यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, यानी कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बढ़ाता है, यानी कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज बनाता है। तो इसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है, यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होती है। यानी ये जो ट्रांसफार्मर बनाए हैं हम, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, उच्चाई ट्रांसफार्मर। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, द्वितीयक में अधिक है, इसका मतलब कि यह उच्चाई ट्रांसफार्मर है। अगर जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये अपचाई हो जाएगा। इसमें क्या है कि अगर इसमें फेरों की संख्या कम कर दिया जाए द्वितीयक में और इसमें फेरों की संख्या बढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब ये अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। यानी एनपी मतलब जो प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वह कम है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, इसलिए यह क्या है, आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर है। अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में अगर देखा जाए तो अपचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, जस्ट इसी का उल्टा। यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को यानी अधिक वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी कम वोल्टेज में बदलता है। तो यह कौन, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो इसमें क्या होता होगा, अभी मैंने बताया है, इसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से कम होती है। यानी द्वितीय कुंडली में कम फेरों की संख्या होगी और प्राथमिक कुंडली में अधिक हो जाएगी। तो प्राथमिक कुंडली में देखिए फेरों की संख्या जो है वो अधिक है और द्वितीय कुंडली में कम, यानी इसी का उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे सारी चीज़ें। अब क्या है, काम यह है कि अब इसमें रचना के बारे में, इसकी रचना अभी मैंने बताया था प्रश्न में पूछता है, तो रचना क्या है
ये ट्रांसफार्मर बनता कैसे है, इसमें क्या होता है कि नर्म लोहे की पत्तियां होती है, जैसे मैंने बताया था कि एक के ऊपर पतली पतली लोहे की पट्टियां चिपकाई हुई हैं, तो लोहे की पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर आयताकार पडलित क्रोड बनाते हैं। यानी जो आपका क्या है, एक दूसरे के ऊपर जब चिपकाएंगे खड़ा ऐसे पट, तो क्या होगा कि उसको चिपकाते जाएंगे तो ये क्रोड बनेगा, क्या है। और तांबे के तार को क्या करते हैं कि कई फेरों में लपेट कर उसे दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। तो प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली आप देखे ही हैं, तो जिन्हें प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी एसी से, मैंने बताया था कि एसी करंट पर केवल ये काम करता है, डीसी पर नहीं, दिष्ट धारा के साथ नहीं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज पे ही काम करता है। तो स्रोत से जोड़ दिया जाता है, यानी एसी से मैंने जोड़ा था, आप देखे हैं। अब क्या ये कार्य विधि इसकी है, कार्य कैसे करता है वो भी मैंने हल्का फुल्का बताया है, फिर देख लीजिए। जब प्राथमिक वोल्ट कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं, या प्रत्यावर्ती स्रोत का मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी प्रत्यावर्ती धारा के साथ यानी एसी के साथ, जब उसे जोड़ते हैं किसको, प्राथमिक वाले को, इधर की कुंडली को जब एसी के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है, और धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो क्या होता है, प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जिसके कारण द्वितीय कुंडली में भी एक प्रेरित धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। यानी उसमें प्रेरित धारा, विद्युत वाहक बल जो होता है उत्पन्न हो जाता है। तो किसमें, द्वितीय कुंडली में, उसके कारण, जबकि दोनों का डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होता है, फिर भी तो मैंने बताया था अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है किसमें, द्वितीय कुंडली में। और द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, तो वह धारा कहाँ जाएगी, घर की तरफ अंदर, जहाँ से एसी आया, एसी से अब इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वह द्वितीय कुंडली से होते हुए अंदर जाएगी। अब क्या है कि लोहे की, देखिए इसमें मुख्य पॉइंट क्या है कि लोहे की पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर पडलित रखकर बनाने का कारण क्या होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। यह होता है इसका कारण कि इसके कुंडलियों के बीच में भंवर धारा उत्पन्न न हो जाए। एक दूसरे के ऊपर पडलित बनाने का मतलब भंवर धारा उत्पन्न न हो, इसलिए यदि एक बड़ा सा लोहा ही ले लिया जाए उस आकार का, जो कि चिपकाया ना हो, एक बड़ा सा लोहा हो, तो उसमें भंवर उत्पन्न हो जाएगा दोनों कुंडलियों के बीच। जिससे क्या होगा, जिससे भंवर उत्पन्न न हो जाए, और क्या है कि जिससे ऊष्मा की हानि होती है। भंवर उत्पन्न हो जाएगा तो ऊष्मा की हानि होगी, और ऊष्मा की हानि से ट्रांसफार्मर की क्षमता कम हो जाएगी, क्षमता में कमी आ जाएगी। तो ये दिक्कत होती है किससे, एकदम लोहा ले लेने से, यानी एक पूरा लोहा ले लेने से, उसमें और इसमें पत्तियों को चिपकाने से भंवर धारा उत्पन्न नहीं होती है, तो ऊष्मा की हानि नहीं होती है, और ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ती है। अब क्या है कि देखिए, अब आगे क्या है, ये तो रही नोट वाली बात। यहाँ से अब क्या है, ये देखिए कि प्राथमिक कुंडली में वोल्टता या विद्युत वाहक बल जो होता है, जिसे ईपी कहते हैं, प्राथमिक कुंडली में ईपी जो होता है, ये विद्युत वाहक बल, प्राथमिक का मतलब पी, ई का मतलब विद्युत वाहक बल, और प्राथमिक का मतलब पी। ई बराबर होता क्या है कि ई बराबर आपका जो होता है, ई बराबर डेल्टा माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है। तो अब क्या है कि इसमें प्राथमिक कुंडली की बात है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या की बात आएगी। तो प्राथमिक कुंडली में जो फेरों, प्राथमिक कुंडली के बारे में बात हो रही है, विद्युत वाहक बल यानी वोल्टता की, तो क्या हो जाएगी, विद्युत वाहक बल जो होगा ईपी लिख देंगे, ईपी बराबर, अब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी थी उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एन पी डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, इसमें एन पी हो गया। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है, फैराडे के नियम है ये। अब क्या है, द्वितीय कुंडली का अगर ले लिया जाए तो क्या होगा, द्वितीय कुंडली का ले लिया जाए, द्वितीय कुंडली में जो वोल्टा और विद्युत वाहक बल होगा वह ई एस का मतलब ऊपर का मतलब, पी का मतलब प्राइमरी और इसके बाद सेकेंडरी द्वितीयक में। तो इसमें फेरों की संख्या जो है एन एस है, तो डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी हो जाएगा। अब ये आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से जब भाग दे देंगे तो क्या होगा, ई पी बाई ई एस हो जाएगा इधर, और उधर माइनस एन पी डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, और नीचे माइनस एन एस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी से ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या आपका, ई पी बाई ई एस बराबर एन पी बाई एन एस, ये आपका बचेगा। ये जो आपका पी है वो मैंने बताया था कि प्राथमिक कुंडली, और एस मतलब जो है द्वितीय कुंडली को इंडिकेट कर रहा है। अगर ये तो है विद्युत वाहक बल और फेरों की संख्या का संबंध, ठीक ना।
ये है। अब विद्युत जो वोल्टता है और फेरों की संख्या का जो संबंध होगा वो क्या होगा, तो इसी ईपी के जगह पे क्या होगा, वीपी लिख देंगे और ईएस के जगह पे वीएस लिख देंगे और बराबर एनपी बाई एनएस होता है। विद्युत वाहक बल और फेरों की संख्या और या वोल्टता और फेरों की संख्या के बीच संबंध यही होगा। अब देखिए निवेशी जो शक्ति होती है, हम जानते हैं कि निवेशी शक्ति निर्गत शक्ति के बराबर। निवेशी शक्ति का मतलब जो करंट आ रही है, जो पावर आ रही है, निवेशी शक्ति, और निर्गत का मतलब जो करंट बन रही है, द्वितीय कुंडली से निकल के इधर जाएगी जो, तो दो जो करंट बन रही है दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, पावर इक्वल टू पावर। तो प्राथमिक कुंडली का जो पावर होगा, जो उसमें पावर है, और सेकंड जो द्वितीय कुंडली का जो पावर है, दोनों आपस में बराबर होगा। तो P बराबर होता क्या है, वी आई। तो P के जगह पे क्या लिख देंगे, वी आई। तो ये प्राइमरी का है, प्राथमिक कुंडली का P का, तो इसलिए P दोनों में लग जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंडरी, तो यहाँ पे भी वी आई, तो वी आई हो गया, लेकिन ये सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली का है तो दोनों में एस लग गया, द्वितीय कुंडली को इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए इसको क्रॉस जब करेंगे यानी कि पक्षांतर करेंगे तो Vp बाई वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ip बाई आई एस। यानी जो प्राथमिक कुंडली में वोल्टता और द्वितीय कुंडली की जो वोल्टता है वह प्राथमिक कुंडली की धारा और द्वितीय कुंडली की धारा के अनुपात के बराबर होगा। यानी इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर, ये इसके बीच संबंध हो गया, किसके बीच, धारा और वोल्टता के बीच। अब आगे होती है कि ट्रांसफार्मर की क्षमता के बारे में। ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है वो का फार्मूला होता है इसका, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति गुणे 100 होता है। तो निर्गत शक्ति को मैंने अभी देखा है कि PS लिखते हैं जो होती है, और निवेशी शक्ति मतलब जो प्राइमरी कुंडली में आई है पावर, तो PP लिखते हैं। अब क्या है कि इंटू 100 तो है ही ये, और क्षमता को एटा से इंडिकेट करते हैं, इसे क्या कहते हैं, एटा। अब बात क्या है कि इसमें देखिए एक क्वेश्चन आपका बनता है कि ट्रांसफार्मर की क्षमता कितनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की क्षमता लगभग कितनी होती है, 90% होती है। तो ये आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिए। ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइएगा, तो इस तरीके से जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। आप अगले वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा, और बेल आइकन की घंटी बजाना न भूलिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक ज़रूर पहुँचे।